नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में एक आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। विषय क्या है? वह है किलाडी एक सभ्यता, जो कि खास तौर पे इस समय चर्चा में है। मदुरै में एक खास शोध हुआ है, जिस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो किलाडी है, ये तमिलनाडु की वो प्राचीन सभ्यता है जो सम्राट अशोक से भी पहले फल फूल रही थी। तो इसी किलाडी प्राचीन सभ्यता की आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो किलाडी है, इसके संदर्भ में जो काल निर्धारण है वो क्या बताते हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा जो भी इसका निर्धारण हुआ है वो किस समय को दर्शाता है। इस प्रमुख कालखंड की जो भी विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। किलाडी के जो प्रमुख पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो क्या बताते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पूरे नगरीय ढांचे की विशेषताओं पर हम बात करेंगे। औद्योगिक जो भी विकास होगा उस पर बात करेंगे। तमिल जो ब्राह्मलिपि है वो क्या बताती है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं किलाडी के संदर्भ में। और किलाडी और जो संगम साहित्य है, इनके बीच में क्या संबंध है उस पर हम बात करेंगे। जो भी वैश्विक वैज्ञानिक स्तर पर जो भी शोध हुए हैं, किन शोधों का कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्लेख या जिनका सहारा लिया गया है इस शोध को और आगे बढ़ाने के लिए, तो उन पर हम बात करेंगे। किलाडी जो प्राचीन सभ्यता है, एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, उस रूप में कैसे देखी जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो संगम काल है, संगम जो साहित्य है, उससे इसके संबंध और संगम काल के बारे में भी जो भी जानकारी है संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा में। जो किलाडी है, तमिलनाडु की बड़ी ही महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है। और ये जो सभ्यता है, ये अशोक जो सम्राट थे उनसे भी पहले क्या थी, डेवलप हो रही थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये आपको डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है उसमें आप देखेंगे तो आईएसजीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, लाइव और ऑनलाइन जो कोर्स हैं, जिसमें जीएस ओनली, जीएस सी सेट, ऑनलाइन जो कोर्स है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट के जो कोर्स हैं, उन पर ये क्या किया जा रहा है, ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 60% का है, 60%। और ये कब तक वैलिड है, तो ये 12 से 17 जून यानी कि कल तक ये वैलिड है। कल तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो सभी कोर्स पर आप 60% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कोर्स पर खास बात है कि जो ईएमआई की सुविधा है वो भी दी जा रही है। दूसरा जो कोर्स है वो है पीसीएस फाउंडेशन का कोर्स, जो कि पीटी और मेंस के लिए संचालित किया जाता है। तो अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए जो भी कोर्स है वो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित होता है, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस। और इन सभी कोर्स पर देखेंगे तो 70 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे यूपी पीसीएस के कोर्स पर आपको 70% की छूट दी जा रही है। बाकी आपके बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएस के जो कोर्स हैं इन पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सारे डिस्काउंट भी कल तक यानी 17 जून तक वैलिड है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद संस्कृति के द्वारा 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है, जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें डेली आपको 2 लेक्चर्स दिए जाएंगे। प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं हैं वो होंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पे जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे। जो भी निर्धारित फी है इसके लिए वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको केवल 4,500 में प्राप्त हो रहा है। एडमिशन ओपन है। और ख़ास बात है इस कोर्स की, इसमें प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से आपको निःशुल्क दी जा रही है। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है sanskrithiis.com जो वेबसाइट है, वहाँ विजिट करके भी जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ थोड़ा देखते हैं। मदुरै के पास आपको किलाडी जो खुदाई स्थल है, उस खुदाई स्थल ने तमिलनाडु के इतिहास का एक और चौंकाने वाला जो पन्ना है वो अब खोल दिया है। अमेरिका की जो बीटा जो एनालिटिक्स लैब है उसके द्वारा किए गए जो भी रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट हैं, उससे ये पता चला है कि ये जो स्थल है ये 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी 580 बिफोर जो क्राइस्ट ईस्ट है, यानी कि इस कॉमन इरा से पहले की है, काफ़ी पुरानी है।
और कहने का मतलब है कि जो गंगा घाटी की शहरी सभ्यता है उसके बराबर है। तो इस कारण से अब इसकी चर्चा होने लगी है। ये तो आप जानते हैं बिफोर और आफ्टर, बीसी और एडी, तो उसी के संदर्भ में ये बात कही गई है। अब ये चर्चा में है क्योंकि दक्षिण भारत की जो भी सभ्यताएं हैं उनको लेकर लंबे समय से एक आम धारणा रही है कि उन्नत जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, वो हाई लेवल का जो लेखन एक परंपरा है, कला है, औद्योगिक जो विकास है, उसकी जो शुरुआत है वो गंगा घाटी जैसी जो सभ्यताएं हैं जिनको आमतौर पे मौर्य वंश कहते हैं वहाँ से हुई है। लेकिन अब चूंकि एक महत्वपूर्ण खोज कहाँ से आ गई है कि तमिलनाडु के मदुरई जिले से आ रही है, जहाँ पर किलाड़ी जो स्थल है वहाँ की खुदाई हुई। तो अब ये जो खुदाई हो रही है किलाड़ी की, ये कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है किसको, तो खास तौर पे हम बात करें ये जो चुनौती, ये जो बात होती है कि गंगा घाटी की जो सभ्यता है, उस गंगा घाटी की जो सभ्यता है उसको ये क्या दे रही है, ये अब चुनौती दे रही है। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि गंगा घाटी जो सभ्यता है, इसी सभ्यता से क्या हुआ है कि उन्नत जो शहरीकरण कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, जो उन्नत शहरीकरण है, उसका विकास हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो लेखन शैली है उसका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसी गंगा घाटी कह सकते हैं कि सभ्यता से हुआ है। औद्योगिक जो विकास है वो भी माना जाता है कि कहाँ से हुआ है, तो ये सारे जो विकास हैं ये गंगा घाटी से जो माने जाते थे, अब इनको चुनौती मिल सकती है इस किलाड़ी खुदाई के होने के बाद। परंतु इसमें खास बात यह है कि जो तमिलनाडु का ये मदुरई वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर ये किलाड़ी स्थल की खुदाई है, तो अब ये महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ये जो स्थल है भारत की जो दूसरी शहरी क्रांति है, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, उसमें दक्षिण भारत की जो एक समानांतर भूमिका है उस तौर पे अब इसे जाना जा रहा है। तो इस कारण से अब ये जो किलाड़ी है ये स्थल काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो किलाड़ी रेडियो कार्बन डेटिंग है और काल जो निर्धारण हो रहा है उसके जो मुख्य निष्कर्ष आए हैं, क्योंकि इसमें जो यूएसए की बीटा एनालिटिक्स जो लैब है उसने पूरा कार्बन डेटिंग टेस्ट किया है और इसके जो निष्कर्ष आए हैं, कुल 29 रेडियो कार्बन जो नमूने हैं उनकी जांच अमेरिका की जो बीटा एनालिटिक्स लेबोरेटरी है वहाँ पर की गई है। सबसे जो पुराना जो नमूना है वो क्या है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व का माना गया है और सबसे नया जो नमूना है वो 2री सदी ईस्वी की मानी गई है। लगभग 800 वर्षों तक ये जो बस्ती है ये फली फूली है, आबाद रही है और मौर्य और संगम काल से पहले और बाद तक रही है। तो इस कारण से अब ये महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अगर कालखंड की हम बात करें तो प्रमुख जो कालखंड है, प्रारंभिक जो किलाड़ी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो समय है वो 580 बीसीई से लेकर 300 बीसीई है। यानी कि ईंटों के जो ढांचे हैं उसमें तमिल जो ब्राह्मी लिपि है, शहरी जो नियोजन है वो देखने को मिल रहा है। मध्य किलाड़ी वाला जो समय है उसमें संगम साहित्य के संदर्भों की पुष्टि हो रही है और उत्तर किलाड़ी की विशेषता है कि इसमें शिल्प, व्यापार, सामाजिक संगठन, शव संस्कार, ऐसी जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। किलाड़ी के प्रमुख जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं अगर उनकी हम बात करें तो खास तौर पे जो नगरी ढांचे हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि साक्ष्य के तौर पे माना जा रहा है कि एक नगरी जो संरचना है वो देखने को मिली है। खास तौर पे जो ईंटों से निर्मित जो भवन है उनकी बातें यहाँ पर निर्मित बहुकक्षी जो कक्षाएं हैं वो देखने को मिली है। जल निकासी की जो व्यवस्था है वो देखने को मिली है। रसोई घर देखने को मिल रहे हैं, ग्रेनरी देखने को मिल रहा है, कंक्रीट और चूना मिश्रित जो फर्श है वो देखने को मिले हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो उच्च जो शहरी नियोजन है वो क्या है कि वो देखने को मिल रहा है इस सभ्यता में। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो औद्योगिक जो विकास है वो भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पे टेराकोटा जो कारखाने हैं उसके अवशेष देखने को मिले हैं। हस्त निर्मित जो पासे हैं, हाथी के दांत और मिट्टी के, कांच, चूड़ी, मन के, ऐसे तमिल जो ब्रह्मलिपि है वो देखने को मिला है। तो ये सारे जो कहीं ना कहीं जो अवशेष हैं, ये जो साक्ष्य है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको हम देख सकते हैं जैसे आवासीय जो भी और नगरी जो ढांचे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
यही नहीं, जो भी औद्योगिक कह सकते विकास है, जो व्यापार है, जिसमें टेराकोटा कारखानों के जो अवशेष है, हस्त निर्मित हाथी और मिट्टी के जो कह सकते पासे हैं, ऐसी तमिल जो ब्रह्मलिपि है उसके जो कहीं ना कहीं यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, किलाड़ी और संगम साहित्य के बीच में भी संबंध हो गया, क्योंकि संगम साहित्य को लंबे समय तक एक साहित्य शैली माना जाता है, क्योंकि ये एक लंबा समय रहा है, लॉन्ग कह सकते हैं कि टाइम तक क्या है कि जो संगम साहित्य है इसे कहाँ माना जाता है कि एक साहित्य की शैली माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसे एक साहित्य की शैली के तौर पे जाना जाता है। लेकिन जो किलाड़ी है, किलाड़ी से अब जो भी धीरे धीरे साक्ष्य कह सकते हैं जो प्रमाण है वो अब हमें प्राप्त हो रहे हैं, और ये जो प्रमाण है ये एक ऐतिहासिक स्रोत के तौर पे हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो ऐतिहासिक यहाँ पर जो सोर्स है वो हमें मिल रहे हैं, तो उस रूप में अब स्थापित हो रहे हैं। और कलित हो गई, जिन्हें कहीं ना कहीं जो डाइस होता है, जो पासा होता है, जो बाजारों की स्थिति है, उनका जो वर्णन है वो किलाड़ी के द्वारा जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और ये यही दिखाता है कि साहित्य और पुरातत्व के बीच में क्या है, एक गहरा जो संबंध है वो निश्चित है। वैज्ञानिकों और जो भी शोध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो वैश्विक शोध है उनका भी योगदान है, क्योंकि कोंडगई कब्रिस्तान से मिली एक जो खोपड़ी है उस पर 3D फेस रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इससे प्राचीन जो तमिल लोग हैं उनकी जो शारीरिक बनावट थी, उनका भोजन खान पान क्या था, उनकी आयु संरचना क्या थी, लिंग के बारे में जो भी जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। और इसमें बहुत सारे जो शोध संस्थान है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम की है, इटली की जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, पौंडीचेरी का जो संस्थान है, शिकागो का जो फील्ड म्यूजियम है, IIT गांधीनगर, जो डिकेन कॉलेज पुणे है, ये सभी इस शोध में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो किलाड़ी है एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति होने लगी है, विवाद भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अमरनाथ जो रामकृष्ण है उन्होंने ये दावा किया है कि किलाड़ी 8वीं सदी से लेकर 3री सदी तक ये बसा था। बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनकी रिपोर्ट को संशोधित करने को कहा और दावा किया कि ये अधिक से अधिक 300 BCE तक ही क्या है कि ये हो सकता है। इससे खुदाई को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक और जो भी वैचारिक जो बहस है, जो तनाव है वो बढ़ चुका है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो देखिए खुदाई अब तक तमिलनाडु का जो राज्य है उसका जो पुरातत्व विभाग है उसी के द्वारा ये नियंत्रित है। इसमें खासतौर पे 13,000 से अधिक जो कलाकृतियां हैं अब तक खोजी जा चुकी हैं। केवल 4% जो क्षेत्र हैं उनकी खुदाई हुई है, और अब एक बड़ा जो अनसाइट जो म्यूजियम है वो अभी तक निर्माणाधीन है। तो अभी इसके संदर्भ में खोज काफ़ी की जानी बाकी है। किलाड़ी और भारत के शहरी इतिहास के संदर्भ में अगर देखें तो इसका जो स्थान है किलाड़ी ये स्पष्ट करता है कि भारत की जो शहरी इतिहास है केवल गंगा घाटी या उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में भी उत्तर की तरह ही समानांतर उसके ज्ञान, लिपि, व्यापार, निर्माण और सामाजिक जो संगठन है उसका विकास हो रहा था। और ये डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन की अवधारणा को भी बल देता है। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। किलाड़ी के संदर्भ में देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, उसके समावेशन की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हुई है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जो इतिहास लेखन है उसमें किलाड़ी जैसे जो खोज है उनको कहीं से भी प्राथमिकता कोई जगह नहीं दी गई है। लेकिन अब NCERT और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में इसे समाविष्ट कर प्राचीन जो तमिल संस्कृति है उसके योगदान को मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। इससे भारतीय इतिहास और अधिक समावेशी, विविधपूर्ण और सटीक जो जानकारी है वो बन सकता है। तो ये न्यूज़ थी। इसमें अगर हम बात करें तो थोड़ा सा संगम काल और संगम साहित्य के बारे में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो संगम काल है ये दक्षिण भारत का जो तमिल क्षेत्र है, मुख्य रूप से देखें जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसी से क्या है ये संबंधित है। और ये ऐसा ऐतिहासिक काल है जब जो तमिल भाषा है, जो तमिलनाडु में देखें तो जो तमिल भाषा है, ये जो तमिल भाषा है, जो साहित्य है, उसका सबसे अधिक क्या हुआ था इस समय में विकास हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो संगम काल जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है।
ये काल प्राचीन जो तमिल समाज है उसकी जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है उसको समझने में हमारी मदद करता है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस पूरे काल की वो हमें प्राप्त होती हैं इस संगम काल से। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो इसका कालखंड है वो आप देख सकते हैं, खास तौर पे तमिलकम जो वर्तमान तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है वहाँ तक इसका विस्तार था। भाषा प्राचीन तमिल थी। चोल, चेर और जो पांड्य प्रमुख राजवंश थे उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं शासन था। वंशी राजतंत्र उस समय चल रहा था। प्रारंभिक रूप से देखें तो प्राकृतिक पूजा पश्चात शैव और वैष्णव जो प्रभाव है वो धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलता है। कृषि, व्यापार और कारीगरी यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। साहित्य स्रोत की बात करें तो संगम जो साहित्य है वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य माना गया है। अगर हम बात करें जो संगम शब्द है और इस शब्द के अर्थ की, तो संगम जो शब्द है इसका मीनिंग जो होता है वो अगर हम कहेंगे तो जैसे सभा कहा जाता है, कोई सभा है, कोई एक जगह इकट्ठा होने की बात कही जाती है, जैसे एकत्रीकरण। तो इसका इस वर्ड का जो संगम है, जैसे इकट्ठा होना, सभा करना, उससे लिया जाता है और ये उन विद्वानों और कवियों की सभा को इंगित करता है कि ये जो एकत्रीकरण है, ये जो सभा है, ये विद्वानों की, जो कवि हैं उनकी सभा है, जो क्या करते हैं कि तमिल भाषा में, तमिल शैली में, भाषा में रचनाएं करते हैं। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये संबंधित है। संगम जो सभाएं हैं ये मदुरई में जहाँ पर खोज हुई है वहीं पर ये क्या होती थी, ये आयोजित होती थी। इन्हें पांड्य जो शासक थे उनका सबसे अधिक क्या था, संरक्षण प्राप्त था। तो देखिए ये सारे जो तथ्य हैं ये आपके लिए क्या हो सकते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो पांड्य शासक थे उनके द्वारा क्या होता था कि इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 जो संगम हैं उनकी परंपरा आप देख सकते हैं। जैसे प्रथम जो संगम है मदुरई, प्राचीन वाला समय, कवियों की संख्या 500 से अधिक थी और काव्य अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं है। द्वितीय जो संगम है कपाटपुरम कहा जाता है और इसके भी डेटा उपलब्ध नहीं है। तृतीय जो संगम है मदुरई वाला जो नवीन माना जाता है और इसमें जो कवियों का विवरण दिया गया, अधिकांश जो साहित्य है वो उपलब्ध है। प्रामाणिक रूप से केवल तृतीय संगम के जो साहित्य है वही उपलब्ध है। संगम साहित्य की अगर स्वरूप की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें तो कुछ जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा संगम साहित्य के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जो व्याकरण ग्रंथ हैं, उनको आप देख सकते हैं। संगम साहित्य की जो विषय वस्तु है वो खास तौर पे देखें तो जो अगम है, जिसे अकम भी कहा जाता है, आंतरिक जो विषय है, प्रेम, प्रेमी, सौंदर्य, नारी जो जीवन, उसी पर बेस्ड है। प्रकृति और जो भी प्रेम भावनाएं हैं उनका वर्णन खास तौर पे मिलता है। 5 प्रकार के जो लैंडस्केप हैं उन पर आधारित भाव हैं, जैसे कुरुंजी है, पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र के संदर्भ में मूल्य है, तटीय क्षेत्र में मरपय है, समुद्र क्षेत्र में नैथल है और मरुस्थल के क्षेत्र में पाल है। तो इस तरह की जो विशेषता है वो है। संगम युगीन जो समाज है उसकी अगर बात करें तो जो समाज था वो वंश आधारित था, वीर और काव्यात्मक जो मूल्य है उसको धारण करता था। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां इस काल में साक्षर थीं, काव्य रचना में उनकी भागीदारी होती थी। और धर्म की बात करें तो प्रारंभिक तौर पे प्रकृति जो पूजा है, उसके पश्चात जैन और बौद्ध और फिर शैव और जो वैष्णव है इनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ा। कला के संदर्भ में संगीत, नृत्य, चित्रकला का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो देखने को मिला। व्यापार मुख्य रूप से देखें तो समुद्री व्यापार होता था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से होता था। मुद्रा जो थी वो रोमन सिक्के और स्थानिक जो तांबे चांदी के सिक्के हैं उनका प्रचलन खास तौर पे था। अगर संगम काल के साक्ष्य की बात करें तो किलाडी, पोनगुनुरु, आरिकमेडु और अलागान जो कुलम है, ये कुछ यहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जो तमिल ब्रह्मलिपि है, विदेशी वस्त्र, सील, कांच, पासे, चांदी के आभूषण, शहरी जो बस्ती बनावट है, जल निकासी, धातु कर्म, जो भी कुम्हारी है, काष्ठ कला है, ये सारे साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। संगम जो साहित्य है इसके जो ऐतिहासिक महत्व है, अगर बात करें सामाजिक इतिहास के दृष्टिकोण से तो जो जाति संरचना है
उसे समझने में हमारी मदद करते हैं। विवाह, परिवार, स्त्रियों की जो स्थिति है वो हमें पता चलता है। राजनैतिक जो इतिहास है, पांड्य जो चोल हैं, चेर हैं, ऐसे राजवंशों की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक इतिहास की अगर बात करें या कृषि, व्यापार, टैक्स प्रणाली, समुद्री जो संपर्क है, इसका ज्ञान हमें उस काल के संदर्भ में प्राप्त होता है। सांस्कृतिक जो अध्ययन है, जैसे धर्म, संगीत, त्योहार, जीवन शैली और भाषाई विकास के संदर्भ में देखें तो तमिल भाषा का जो एक उच्च स्वरूप है, उसका जो अपना व्याकरण है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं, इस काल के जो लेखक कवि हैं उनके बारे में भी हमें खास तौर पे जानकारी प्राप्त होती है, जैसे अवैयार हैं, कड़ियान हैं, कपिल्लर हैं, परनार हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं कि खास तौर पे इनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे अवैयार की बात करें तो ये महिला कवयित्री, नीति और प्रेम कविता की रचनाकार हैं। ऐसे अलग अलग जो भी कह सकते हैं कवि, लेखक थे, उनकी अपनी विशेषताएं थी। तो ये पूरा टॉपिक, ये नई जो सभ्यता है जिसके बारे में कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में हमने जो भी बातें थी उनके ऊपर हमने ये देखा कि आखिर क्यों चर्चा में है। यहाँ पर खास तौर पे जो किलाड़ी की बात हो रही है कि किलाड़ी क्यों चर्चा में है। तमिलनाडु का जो मदुरई क्षेत्र है वहाँ पर जो किलाड़ी है, जो वहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं, उस संदर्भ में जो भी कार्बन डेटिंग हुआ है उस कारण से ये चर्चा में है। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी हमने ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, संगम सभाओं की जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा शहर था? उरैयूर था, पुहार था, मदुरई था, या फिर पोनगुनूर था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।